बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ में हूँ एतजाज़ नकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज अहम हुकूमती और वफाकी वज़रा ने मीडिया नुमाइंदगान को दावत दी और अपनी गवर्नेंस के हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग दी है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बताया गया है, 2 साल में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ अचीव किया गया, उसका जिक्र किया गया। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इस पर रिस्पांस भी आ गया अपोजिशन के आम शख्सियात का, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सजाद तरीन साहब, आज जो गुफ्तगू हुई, आज वफाकी वज़रा मौजूद थे, बुलाया गया, उसमें आप भी शरीक थे। ये बताइए क्या परफॉर्मेंस बताई गई है, क्या किस गवर्नेंस की बात की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकी साहब, बिल्कुल ये आपने दुरुस्त कहा। उन्होंने मुझे भी बुलाया हुआ था और मुख्तलिफ़ चैनल्स के उन्होंने ब्यूरो चीफ और सीनियर अखबार नवीस बुलाए हुए थे और अपनी 2 साल कारकर्दगी 6 मिनिस्टर इकट्ठे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनके साथ असद उमर साहब थे, हफीज़ शेख साहब थे, सानिया निश्तर थी और हमाद अज़हर साहब थे, शिबली फराज साहब थे। और उन्होंने जो अपनी गुफ्तगू की उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताऊँ। वहाँ वजारत इत्तलात और नशरियात के जो अफसरान हैं और जो PIO हैं ख़ातून, उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और बहुत बेहतर इंतज़ामात और बहुत बेहतर माहौल बनाया हुआ था। लेकिन एक मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कई हुकूमतें ऐसे करती हैं जो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट होती है, उसको आप मीडिया मैनेजमेंट के साथ हल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट को आपको ठीक करना होता है। आप ये कहें कि मीडिया मैनेजमेंट कर लें तो शायद मामला ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो 2 साल कारकर्दगी उन्होंने बताई, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें ये कहा जाए कि पिछले 2 साल में कोई सूरत हाल बेहतर रही है या आने वाली दिनों में कोई जो है कोई उम्मीद की किरण हो। मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई उन्होंने ऐसी चीज़ बताई हो। हफीज़ शेख साहब अदाद व शुमार पेश करने के वो बादशाह हैं और अल्फ़ा जो अदाद व शुमार का गोरख धंधा है वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह। उन्होंने उसी तरह पेश किया कि IMF को कर्ज़े दिए, हमने ये रिलीफ़ दिया, तामीरात के शोबे को रिलीफ़ दिया। हमाद अज़हर साहब ने टेक्सटाइल का और स्टील मिल का बताया, बाकी इंडस्ट्री का बताया, उन्होंने टेक्सटाइल का भी बताया। मैं ये समझता हूँ कि हफीज़ शेख साहब ने जो बातें की या जो बातें उन्होंने की हमाद अज़हर साहब ने, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें कोई हौसला अफजा बात हो कि ये लगे कि जी जो उनके अदाद शुमार हैं उसका आम आदमी की हालत पर कोई फ़र्क पड़ रहा है या आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी, सारी वही बातें हैं जो वो पहले कर चुके हैं। चलें इस पे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं रमेश कुमार साहब लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, आज मीडिया नुमाइंदगान के साथ भी गुफ्तगू की गई, वफाकी वज़रा ने बताया कि क्या कारकर्दगी है। हफीज़ शेख साहब भी मौजूद थे, सानिया निश्तर साहब भी, दीगर अहम वज़रा भी आप जानते हैं। मेरा सवाल ये है, जिस परफॉर्मेंस का जिक्र किया गया है, हफीज़ शेख साहब कहते हैं कि $20 अरब के खसारे को $3 अरब पर लेके आए हैं और दीगर परफॉर्मेंस का जिक्र किया गया, मगर आप जानते हैं, आप खुद अवामी नुमाइंदे हैं, हमें ग्राउंड पर गरीब रोता हुआ दिखाई दे रहा है, महंगाई के दाम जो है वो आसमान पर है। देखिए, 2 चीजों से महंगाई हुई है और मैं समझता हूँ पहली चीज तो ये है कि जब भी डिवैल्यूएशन होती है, जितना परसेंटेज डिवैल्यूएशन होती है उतना परसेंटेज उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ता है। तो उस चीज से तो डिनाई मैं नहीं कर सकता कि इन्फ्लेशन नहीं हुई है। इन्फ्लेशन बिल्कुल हुई है और क्योंकि इंटरनेशनली हर जो चीज डॉलर से रिलेट करती है, क्योंकि ओपन मार्केट है। अगर आज गंदम का रेट, अगर इंटरनेशनल जो चीजें हम मंगा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको गंदम का सिर्फ मिसाल दूं कि गंदम जब निकली तो गंदम यहाँ पे 1400 रुपए की मिल रही थी, मगर ये गंदम आप अगर चले जाओ 1 महीना पीछे तो ये गंदम जो है वो तकरीबन 2100 रुपए की हो गई थी। मगर जैसे इंटरनेशनल मार्केट से आना शुरू हुई और कराची में वो उतरी तो आज गंदम 1800 रुपए की हो गई है। गंदम आज रेट जो है वो कम हो गया है। तो ये जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करती हैं चीजें और इन्फ्लेशन इसकी वजह से। अब आ जाए करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें कोई शक नहीं है कि
जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क आया, 20 बिलियन से 3 बिलियन पे बिल्कुल आया है। हर चीज के मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कम हुआ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बैलेंस करने से हुआ, इंपोर्ट को कम करने से हुआ। अब जब इंपोर्ट कम की तो उसके ऊपर तकरीबन 500 अरब रुपए जो है वो रेवेन्यू माइनस हो गया, 500 अरब रेवेन्यू का उसके ऊपर फर्क आ गया। और उसकी वजह से भी थोड़ा, पहले आप जाते थे किसी स्टोर के ऊपर, आप कहते थे कि भाई मुझे शेविंग क्रीम भी बाहर का चाहिए और सेंसोडाइन पेस्ट भी बाहर की चाहिए, तो वो जो सेंसोडाइन पेस्ट बाहर की 550 की मिलती थी, आज हर बंदा 200 रुपए की पाकिस्तानी यूज कर रहा है। तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को वो बूस्ट मिला, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो टाइमली आपको महसूस होगा 1 साल के अंदर। और मैं समझता हूँ वो टाइम हमने अचीव कर लिया है और वो टाइम गुजर चुका है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो 2 साल की जो ये चीजें नजर आ रही हैं, आज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि मेरी आपको पता है इन चीजों के ऊपर रिसर्च है, जिस तरीके की आज बात की जा रही है खुदारी के साथ, बैलेंस तरीके के साथ, बराबरी के साथ, माजी में ये चीजें नहीं होती थी। आपको अंदाजा ही नहीं है कि इस वक्त सऊदी ने जो हमसे पैसे मांगे और उनकी डिमांड्स क्या थी, जो डिमांड्स हमने नहीं मानी। हम तो दोस्तों का पर्दा रखने वाले बंदे हैं। अच्छा, अगर हमने अपना ऑप्शन खुला रखा कि हम, अगर कोई हमारे साथ ज्यादा डिमांड्स या ऐसी चीजें अगर हमारे साथ की गई तो हम, जो दूसरा हमारा ब्लॉक है, हम उनके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन और बढ़ाएंगे। जो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम सबके साथ बराबरी के तलकात रखें, किसी के लिए ये नहीं हो कि उनके साथ खराब रखें। हमारे लिए ईरान भी वही मुकद्दस जगह है जहां पे जिसने पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, और हमारे लिए सऊदी भी वो है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी बिलोंग्स फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, और वो उसकी मेन चीज जो है मक्का मदीना उधर है, और इस वजह से सऊदी का जो हर बंदे की दिल उधर है। तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा समझा करें, मगर हमारी तरफ से भी कुछ लोग ऐसे बयान दे देते हैं, और कुछ जो लोग जो मीडिया के ऊपर बात करते हैं। मैं आज भी हमारी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर भी मैंने कहा यार मुझे अफसोस होता है कि हम जब शाम को टीवी के ऊपर बैठते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आते हैं। आजकल तज्जिया निगार भी नाम के बन गए हैं कि भाई मैं तज्जिया निगार हूँ, मैं तज्जिया निगार हूँ। बहुत सारे अच्छे तज्जिया निगार भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे भी अपने आप को तज्जिया निगार कहते हैं, मगर उनकी सही एनालिसिस नहीं होती है, जो लोगों को और गुमराह करती है, और फिर उनको ब्रेकिंग न्यूज चला के। मैं समझता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात होनी चाहिए। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था, आजादी मुबारक, और मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ, तब भी मैंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए हमें सिर्फ जज्बाती नारा लगाने से, फ्लैग को हाथ में लगाने से कि भाई हमने आजादी मुबारक, ऐसे नहीं होगा। हमारे लिए हमें अपने दिल और दिमाग से हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा, हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा कि हम इतने स्ट्रेटेजिकली मजबूत, ठीक है। हमारा जो डॉक्टर साहब, क्लाइमेट, अच्छे क्लाइमेट वाला हम डॉक्टर साहब आज आपके 6 वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अहम लोग थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि 2 साल में हुकूमत क्या कर रही थी। चंद फिगर्स बताए हैं हफीज शेख साहब ने, और असद उमर साहब ने एनआरओ का फिर जिक्र किया है। ये क्या अगला 3 साल फिर इसी तरह एनआरओ के नारे पे ही चलता रहेगा, या अवाम के लिए भी आप कुछ करेंगे? मैं देखो कम सुनता हूं इन चीजों को, मेरी एनालिसिस अपनी होती है। मैंने देखा कि लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं ये जरूर गिनवा सकता हूं आज जिन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बात, आपने अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, मैंने आपको बताया ये बड़ी कामयाबी है, रिजर्व को बढ़ाया ये बड़ी कामयाबी है, मगर हर चीज के मेरिट डेमेरिट है। हमने फॉरेन पॉलिसी को, ये कामयाबी है, मगर ये मैं कहूं कि कश्मीर के हवाले से हमें जो पिच मिली थी, जो नरेंद्र मोदी की बेवकूफी जो हमें मिली, उससे हमने मुकम्मल फायदा लिया। मैं नहीं समझता हूं कि हमने मुकम्मल फायदा लिया, हम बहुत कुछ फायदा ले सकते थे। हमें पता है कि स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली बिजनेस टाइज जो इंडिया के बहुत ज्यादा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सुपर पावर के साथ, मगर फिर भी हमारी जो पोजीशन है एक एटमी पावर के तौर पर,
और जो हमारी पोजीशन खित्ते के अंदर है, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान, एक तरफ चाइना, मतलब हर तरीके से हर मुल्क को हमारे अंदर इंटरेस्ट है। हमें सबने यूज किया मगर हम बिक गए, मगर सही दाम में नहीं बिके। ये हमारी कमजोरियां माजी में भी रही है। अच्छा, कमजोरियों का डॉक्टर साहब, चूंकि मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, कमजोरियों का आपने जिक्र किया, ये जिक्र असद उमर साहब ने भी एक निजी टीवी इंटरव्यू में भी किया। वो भी कुछ 3 गलतियों का जिक्र कर रहे हैं, यकीनन आपके सामने होगा। एहतसाब बयानिया के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बड़ी गलती थी, मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं बड़ी गलती थी, इसके अलावा महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, ये परेशानी का बायस है। तो इस वक्त क्या हम ये समझें कि काबीना के अहम लोग और पीटीआई की आम शख्सियात जो अपनी गलतियों का उनको इदराक हो गया है और उसको ठीक करने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि अगर आदमी अपनी गलतियों से कुछ सीखे और गलतियों को माने। मैं कहता हूं बी रियलिस्टिक। अगर आदमी बी रियलिस्टिक हो जाए, माने कि ये मेरी एक गलती को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ती हैं, क्या जरूरत पड़ी है? हमें इस जान में भी जवाब देना पड़ेगा, उस जान में भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा काम करें क्यों? तो एहतसाब बयानिया अगर गलती है तो इसका मतलब है वो तो सारा नैरेटिव ही पीटीआई का यही रहा है, एहतसाब के हवाले से नारा लगा। नहीं, एहतसाब बयाने के हवाले से क्या कहा असद उमर ने? कि वो भी एक गलती है, चल रहा है इस वक्त चैनल्स पे भी चल हम रहा है, उसको आपके हैंडल सामने नहीं खबर कर है। सके। ठीक, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से एहतसाब के बयाने को हम आगे लेके बढ़े थे, मैं समझता हूं उस मैंडेट की तरफ हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है। वो मैंडेट तब हमारे पास आएगा। इस वक्त 2 साल जो भी कुछ हुआ है, ये माजी के एक दूसरे के ऊपर केसेस किए हुए थे, और जो केसेस माजी के हैं, एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट इदारा है नैब, वो उसके हवाले से इंक्वायरियां कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो कुछ करा है, और उसके अंदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं है। मगर हमें हमारा जो मैनिफेस्टो था, ये जो नैब के हवाले से अभी जो हम लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं, ये लेजिस्लेशन अगर ये पहले ही 6 महीने में हो जाती तो बहुत अच्छा होता, ये हमें क्रेडिट जाती। मगर आज भी अगर इस लेजिस्लेशन को, एहतसाबी सिस्टम को, सजा और जजा के कानून को अगर हम मजबूत, ट्रांसपेरेंट, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस और विद कंसेंसस अगर हम उसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मैं समझता हूं ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जो अभी तक नहीं हुई है। और उसके लिए रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की जरूरत है। एक हाथ से ताली नहीं बैठती। रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने वक्त दिया है। सर अभी ब्रेक की तरफ भी हम बढ़ना है, लेकिन मैं एक कमेंट आपसे ये लेना चाहता हूँ। आपने गुफ्तगू सुनी है, अब खारजी उमूर के हवाले से उन्होंने कहा हम हैंडल नहीं कर सके, ये चौथी एक जिक्र अब डॉक्टर रमेश कुमार कर रहे हैं, और दीगर जो 3 गलतियों का अभी जिक्र कर रहे थे वो आपके भी इल्म में है। ये अगर एहतसाब बयानिए को हैंडल ना कर सकने की गलती का एतराफ़ हुकूमत की अहम शख्सियात कर रहे हैं, तो सारी इमारत ही पीटीआई की इस पर खड़ी थी, सारा वर्क ही इस पे था, इसका मतलब है हैंडल ना कर सकने का एतराफ़ का मतलब ये है कि कोई होमवर्क नहीं था इस मामले पर इनका। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते हैं ना कि 22 साल हमने स्ट्रगल की और 22 साल के बाद हम इक़्तिदार में आए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 22 साल के बाद जब ये इक़्तिदार में आए तो इनके पास 5 लोग भी नहीं थे, इनके पास कोई होमवर्क नहीं था कि हमने इक़्तिदार में आके क्या करना है। ये जो एहतसाब का नारा लगाते थे, एहतसाब के बारे में जो हमारी आला अदालतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो अपने फ़ैसलों में जो कुछ लिखा है, उसके बाद मेरे ख्याल में इनका वो बयानिया ज़मीन बोस हो गया है और इनको अपनी गलती का एतराफ़ भी हो गया है। अब ये उस गलती को मेरे ख्याल में दुरुस्त करने के लिए कोई कोशिश करेंगे, लेकिन अब टाइम बहुत गुजर चुका है। लेकिन ये जो गलतियों के एतराफ़ात आ रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कुछ कोई तब्दीलियां हो सकती हैं? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, कि ये जो गलतियों के एतराफ़ात अहम वज़रा की जानिब से सामने आ रहे हैं, परफॉर्मेंस का जिक्र भी कर रहे हैं मगर एतराफ़ात भी सामने आ रहे हैं, किस जानिब इशारा कर रहे हैं, इसको करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक जानिब तो वफाकी वज़रा जो हैं वो मीडिया नुमाइंदगान के साथ ये बात कर रहे हैं कि हमने परफॉर्म किया, हमारी ये कारकर्दगी है, हम बड़े कामयाब हुए हैं और आइंदा जो फल होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा पाकिस्तानी आवाम के लिए।
और दूसरी जानिब जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं, तो वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं। अभी आपने डॉक्टर रमेश कुमार साहब की गुफ्तगू सुनी, असद उमर साहब का बयान इस वक्त मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। तो ये एतराफ़ात क्या कह रहे हैं? जी तरीन साहब, एक तो फॉर्मल सी बात थी, ज़ाहिर है वफाकी वज़रा ने अपने मनसब के तकाज़ों के तहत हुकूमती कारकर्दगी का जिक्र किया, जिसमें आप भी शरीक हुए, आपने सुना। मेरा सवाल ये जो गलतियों की बातें चल निकली हैं, ये क्या इशारा दे रही हैं? मैं आपको अर्ज़ करूं, जो कारकर्दगी के हवाले से मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, सबसे अच्छा होमवर्क जो किया हुआ था और जो सबसे अच्छी बात की, वो मेरे ख्याल में सानिया निश्तर साहिबा थी, जिन्होंने एक अच्छा होमवर्क भी किया हुआ था। असास प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से बात की। हालांकि वो और भी बात करना चाह रही थी, लेकिन शिबली फराज साहब बार बार उनको रोक रहे थे कि जी टाइम कम है, जाना है, कैबिनेट मीटिंग है। इन मिनिस्टर्स में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। अब जो आपने गलतियों के एतराफ़ का है, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे जो मुल्तानी मखदूम हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कोई ना कोई नाराज़गी का बहाना तलाश कर लेते हैं। और मेरे ख़्याल में दो बातें हैं, एक तो उनको नाराज़गी का बहाना मिलने वाला है, और वो ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पर थोड़ी सी शायद डिटेल पे बात कर लें। हमें अभी ज्वाइन किया है, तो वो पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर ये आप एक अहम खबर देने जा रहे हैं। निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब वक्त देने का। सर, आज हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बताया गया, जिसमें अगर हम मईशत की बात करें तो आपके इल्म में है कि हफीज शेख साहब ने यह कहा है कि 20 अरब डॉलर के खसारे को हम 3 अरब डॉलर पर लेकर आए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। और साथ वो कहते हैं कि हमने IMF से ताल्लुक बनाया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने खारजा पॉलिसी को नए खतूत पे उस्तवार किया है, और 3 बार सलामती कौंसिल ने कश्मीर पर बात की है। ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। इसी तरह दीगर वज़रा अपनी कारकर्दगी का, इंडस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, मईशत का कर रहे हैं, मीडिया का कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप? वो कह रहे हैं कि हम उस सूरत हाल से निकल आए हैं, जो सूरत हाल पहले मुश्किलात थी, अब आसानियां होंगी। देखिए, बात यह है कि 2 साल कारकर्दगी इस तरह की है कि PTI के अपने जो वाकफान हाल हैं, इवन जो MNAs हैं, वो भी मुंह छुपाते फिरते हैं और शर्मसार हैं। सच्ची बात यह है कि देखिए, इन्होंने 2 साल में जो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, ये देखिए इनकी नायरी और बदनिज़ामी के जो नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं, उसके नताइज क्या हैं? नताइज ये हैं कि इन्होंने देखिए महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम किए। आप पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत देखें, अशिया खुदरोश की कीमतें देखें, आवाम की, कौम की इन्होंने कब्र तोड़ के रख दी है। इन्होंने झूठे इल्जामात के नए रिकॉर्ड कायम किए, गालम गलोच के नए रिकॉर्ड कायम किए, इन्होंने साथ के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाई के नए रिकॉर्ड कायम किए। आप जरा गौर फरमाएं कि इन्होंने कर्जे लेने के नए रिकॉर्ड कायम किए। हम पे इल्जाम लगाते थे कर्जे लेने के। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में जितने कर्जे लिए, उससे बहुत ज्यादा कर्जे ये 2 साल में ले चुके हैं, अंदाजा कर ले। फिर ये है कि अपनी करेंसी को डी वैल्यू करने के लिए रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए। आज तक हमारी सारी तारीख पाकिस्तान की उठाकर देख ले, आज तक कभी यकदम इतना अपनी करेंसी को किसी ने नहीं गिराया। इतना जिस तरह होता है ना, एक कौमी जुर्म है ये। आप जरा गौर फरमाएं। फिर यह है कि अपने वतन को इन्होंने बदनाम करने के लिए रिकॉर्ड कायम किए हैं। आप ये देखें कि ईरान में जाकर ये वज़ीर आज़म है जिनको ये आज तक किसी ने इस तरह की ये गैर जिम्मेदारानी का मुजाहरा नहीं किया, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं दिए, और कि वहाँ जाके ये बयान दे रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। फिर इन्होंने कहा अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी। फिर ये देखें कि PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनके साथ इन्होंने क्या असर किया है। पूरी दुनिया में इन्होंने एक FIR कटवाई है अपने कौमी इदारों के खिलाफ, PIA के खिलाफ बदनाम करके रख दिया है। ना इनको नताइज की परवाह है, ना इनको पता है, अपने वतन को बदनाम कर रहे हैं। मईशत समेत हर इदारे को इन्होंने तबाह करके रख दिया है। देखें, बात यह है कि जो इन्होंने नए रिकॉर्ड कायम किए महंगाई के, लाकानूनियत के, ये देखें गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज नहीं है। कौन सी चीमा साहब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 साल कारकर्दगी बताते हुए ये कहा है कि NRO नहीं देंगे अपोजिशन तो NRO मांग रही है। ये NRO आप क्यों मांग रहे हैं उनसे चीमा साहब? NRO ये किसको देने की पोजीशन में है? ये जिसको देने की पोजीशन में थे उसको उन्होंने दे दिया। बाजी अलीमा खान को ये NRO दे सकते थे, वो दे दिया जी। देखिए बात ये, और किसको NRO दे सकते हैं? ये तो खुद जो कमजोर बैसाखियों के जरिए आए हैं, जो खुद आए नहीं लाए गए हैं, उन्होंने किसी को क्या NRO देना है? हम 1000 बार पूछ चुके हैं, कोई आपसे कौन NRO मांगता है? और आप देखें जिनकी वजह से आप आए हैं, देखें आप इतनी कमजोर बैसाखियां हैं कि अगर आपके ऊपर से दस्ते शफकत हट जाए
तो आप ये उसी वक्त आपकी हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। बात ये है कि इन्होंने जो रिकॉर्ड काम किए हैं, जो आवाम के साथ जुल्म किया है, जकेबाजी जो महंगाई के बम गिराए हैं, उसके बाद अवाम ने भी तहिया किया हुआ है, उन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। मेरी बात आज लिख लीजिए, आज याद रखिए कि जब भी इलेक्शन होंगे अवाम ने पीटीआई को निशान इबरत बना देने का एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। पीटीआई से उन्होंने इंतकाम लेना है, बदला लेना है, जो उन्होंने अवाम के साथ जो जुल्म किया है महंगाई की शक्ल में। ठीक है। देखें बात ये कि ये कोई शोबा ऐसा नहीं है, कोई शोबा इनकी नाअहली और बदनिज़ामी से नहीं बचा। आप जरा गौर फरमा लें कि साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम की ये सूरत है कि आज नैब के इदारे के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ये इदारा वो है जो अपनी इमेज को, इम्पार्शियलिटी को बुरी तरह मजरू कर चुका है, ये इदारा वो है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इदारा वो है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये है कि देखें नैब के चेयरमैन में अगर कोई अखलाकी जरूरत होती है वैसे ही मुस्ताफी हो जाते। ठीक है, वो जाहिर है वो सारी बातें जो है यकीनन यकीनन ये बातें भी सामने आ रही हैं। अपोजिशन का एक वर्जन था आपका। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब सजाद तरीन साहब, यकीनन अपोजिशन का ये वर्जन आपको पता है, मरियम औरंगजेब साहब भी बयान दे चुकी हैं, मियां शहबाज शरीफ भी बयान दे चुके हैं, इस पर जो रिस्पॉन्स है वो सामने आ रहा है। मेरा सवाल ये है, ये अभी बिजली की बात कर रहे थे कि जनाब बिजली की कीमतें बढ़ा दी, वाकई बिजली के हवाले से बड़ी परेशानी है, महंगाई के हवाले से बड़ी परेशानी है। वो एतराफ़ात जो हैं वो खुद असद उमर साहब ने भी किए हैं। लेकिन IPPs का मामला जो है कि वो ऑयल बेस्ड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, ये महंगी तरीन बिजली है और कोई मुल्क इसको, तरक्की याफ्ता मुल्क इस्तेमाल नहीं करता और हम जैसा गरीब तो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। अभी इन्होंने वो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमने उनसे मुआहदा कर लिया है, यानी एक लिहाज से दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें उनको नथ डाल दी है और सूरत हाल बेहतरी की जानिब होगी। ये काम तो गुज़िश्ता हुकूमतें नहीं कर सकी। ये मैं बिजली की तरफ भी आता हूँ। मैं आपको पहले जो बता रहा था कि हमारे जो मखदूम हैं मुल्तानी, वो कोई ना कोई बहाना जो है वो तलाश करते रहते हैं नाराज़गी का, और उनको एक बहाना मिलने वाला है और उसके बाद हो सकता है कि वो फिर बड़ा फैसला करें। एक ये कुरैशी साहब को बहाना मिलने वाला है नाराज़गी का? जी, उनको कोई फराम कर दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज मैं उस पर मैं IPPs की उस पर मुआहदे पे भी बात करूंगा मैं, लेकिन पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दूं। मैं आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और आप यकीन माने 6 मिनिस्टर बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ, यानी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई, मैं समझता हूँ कि कोई एक दूसरे के सियासी मुखालफ देख रहे होती हैं, या एक दूसरे के, उनके दरमियान जो एक आहमेंगी थी ना, वो जैसे मैंने बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं और बहुत मिनिस्टरों को देखा है इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मतलब कोई इनको दरमियान कोई आहमेंगी नज़र नहीं आ रही थी। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो मुझे वहाँ परेशान हाल मिनिस्टर लगे, उनमें नंबर 1 जो थे वो हमारे मुल्तानी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब थे। अच्छा। अब मालूम नहीं क्या वजह है। और दूसरी बात, वो जो बातें कर रहे थे कि हमने इंडिया को तनहा कर दिया, हमने ये कर दिया, बड़े बड़े कारनामे बता रहे थे। बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने कहा, जी प्राइम मिनिस्टर ने बात की, बांग्लादेश की जो और नेपाल जो और दीगर लोग जो इंडिया से अलहदा हुए हैं या इंडिया के मामलात पर वो इंडिया से नाराज़ हुए हैं, तो ये मोदी की पॉलिसी की वजह से हुए हैं, हमारी इसमें कोई वो नहीं है। ये मोदी ने जो अपनी वैशियाना पॉलिसी बनाई हुई है, उस पॉलिसी से, उसके रिएक्शन में ये लोग अलहदा हुए हैं। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जैसे क्रिकेट की बहुत सारी टर्में यूज़ होती हैं, तो ये जैसे एक बैट्समैन खेल रहा होता है ना, तो वो बॉल को जब अपने बैट से हिट करना चाहता है, हिट ना हो और उसका पाँव विकेट से लग गया तो वो आउट हो जाता है, उसमें बॉलर का कोई कारनामा नहीं होता। ये मोदी ये हुआ है कि हिट विकेट आउट हो गया है। और ये क्योंकि मैंने ये क्रिकेट की इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल की कि ये क्रिकेट की बहुत ज़्यादा PTI वाले देते हैं, वो हुआ है। इनके फॉरेन ऑफिस ने कुछ नहीं कहा। और अगर फॉरेन ऑफिस तो हमारे मुल्तानी मखदूम का पाँव भी तो विकेट पर ही लग गया। देखें, वो हालात और वाक़यात तो उसी तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इतनी अच्छी कारकर्दगी इनकी थी फॉरेन ऑफिस की, जो आज उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बताई, लेकिन उनके चेहरे पे परेशानी एक थी। अच्छा, तो वो फिर वो अभी डॉक्टर रमेश कुमार साहब के आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही थी कि हमने खारिज सतह पे कुछ नहीं किया। अब देखें कि उनकी साथी वजीर जो थी डॉक्टर शेरी मज़ारी, उन्होंने ये किसका कहा है, कलफ वाले कपड़े कौन पहनते हैं ये आपको पता ही है। फॉरेन ऑफिस के लोग जो हैं, वो जो वहाँ के अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनका तो एक सेट ड्रेस होता है। और ये जो उन्होंने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हमारे मुल्तानी मखदूम को एक पैगाम दे दिया है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल पर। मेरे ख्याल में सजाद साहब पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें जो इससे पहले हुई, और मेरे ख्याल में हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब जाहिद खान साहब भी, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये एक कमेंट में ले लूँ सजाद तरीन साहब से और उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमें सजाद तरीन साहब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा जो ब्रेक से। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो कामयाबियाँ गिना रहे थे ना, इन कामयाबियों का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन 2 सालों में आवाम ने जो मुश्किलात देखी हैं और आवाम की जो मुश्किल, उसका कोई हल इन्होंने नहीं बताया कि जी पिछले 2 साल तो मुश्किलात में गुजरे, आगे हम क्या देंगे। और वज़रा ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे उनको ज़बरदस्ती किसी ने कहा है और आप बैठ जाओ, उनके दरमियान कोई हमआहंगी नहीं थी। और ऐसे मैंने माजी की हुकूमतों में नहीं देखा। इख्तलाफात होते हैं, पार्टियों में ग्रुपिंग भी होती है, लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि 6 मिनिस्टर बैठे हैं और साफ लग रहा था ऐसे कि जैसे एक दूसरे से नाराज़ हैं। अच्छा चलें, ये अब आपका एक ख्याल है। मैं जाहिद खान साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज 6 वज़रा ने मीडिया को बुलाकर बाकायदा ये बताया कि हमारी क्या कारकर्दगी रही है, गुज़िश्ता कारकर्दगी के और गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। ज़ाहिर है मईशत एक बड़ा बुनियादी मौजू होता है हमेशा हुकूमत के लिए। इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी की जो बात हो रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं हम आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलखसूस उसमें हफीज शेख साहब ने कमेंट किया कि हमने, हुकूमत ने बिला तासुब 1,60,00,000 पाकिस्तानियों को इमदाद दी है। बिला तासुब जो है, इस पर मेरा स्ट्रेस है। बताइएगा आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में, यानी वो ये कह रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमतों में अपने लोगों को नवाजा जाता था, हमने आवाम की खिदमत की है। एतजाज साहब, ये तो हर एक हुकूमत यही कह देते हैं कि हम अपनों के नहीं, हम गैर जानिबदार रहते हुए जो मुस्तहिक लोगों को उसको इमदाद देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है जी, ये वो इमदाद से क्या हुआ? क्या हमारे मुल्क में जो महंगाई थी या जो बेरोजगारी थी उस पर कोई काबू पाया या क्या? ये जो 2 साल थे ये तो तबाही के थे। ये मेरे ख्याल में इससे पहले कभी भी ऐसे तबाही मुल्क की नहीं हुई जिस तरह इस मौजूदा हुक्मरानों की इन पॉलिसियों की सिर्फ तबाही हुई है। आपके खारजा पॉलिसी देखिए उसका क्या हाल है। एक वजीर दूसरे वजीर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आपकी महंगाई उरूज पे है, आटा किस हद पे चला गया, चीनी किस हद पे चले गए। आपकी मुर्गी का तो खैर, मुर्गी और गोश्त का तो कोई सोच नहीं सकते, सब्जी भी किस हाल पे है। मैं रोज इन महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आप तब भी इनको यही बात करनी चाहिए थी। इनको शर्म ही नहीं आते कि ये बैठकर ये कहते हैं, ये बैठकर ये कहता है कि हमने इतने इंडस्ट्री लगा दी, इसमें इतने लोगों को रोजगार मिला। जब ये आए तो कहते 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, तो कहाँ गए वो बताए तो आवाम को। दूसरा ये कि इस वक्त जिस तरह हमारे खारिजी पॉलिसी नाकाम है, तो वो मेरे ख्याल में इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन कश्मीर का एक हैसियत थी, उस हैसियत को इस मौजूदा हुक्मरानों के दौर में उस हैसियत को खत्म किया गया। और वो जो उनके एक हैसियत मिल गई थी इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी खत्म हुआ। अब ये कहते हैं हम वकालत कर रहे हैं, तो भाई किस चीज की वकालत कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? वो बेचारे मर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है और आप इधर बयानात देते रहे, तो इससे नहीं है। आपने सऊदिया देखिए, आपने चाइना जब ये हुकूमत आई तो सिर्फ पे इसके वजीरों ने ऐसे बेपनाह लगा दिए कि ताकि चाइना नाराज हो गया। और वो जब नाराज हो गया तो फिर आपने आर्मी चीफ को भेज दिया कि जी आप जाके सुलह करा के आए। अभी आपके जो 2 वजीर, एक शाहमद कुरैशी ने जो कुछ कहा और फिर उसके बदले 2 जो डॉक्टर थी, क्या नाम है, उसने जो बात की है। आपकी सऊदिया और आपकी दुबई, इस वक्त देखे यूएई और सऊदिया आपकी मैशत का एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 5 से 6 लाख आपके मजदूर वहां काम करते हैं और ये रेमिटेंस 90% रेमिटेंस ये वहां से भेजते हैं। अगर आपके ताल्लुकात इतने हद तक चले गए, कल अगर वो उनको आपके लोगों को निकाल देगा तो 5-6 लाख आपके पहले भी सारा बेरोजगारी यहाँ पड़ी हुई है और वो लोग भी आएगा जो बाहर से पैसे देके। एक बात मैं करना चाहता हूँ, ये सजाद तरीन साहब भी जानते, आप भी जानते हैं कि यूके में या अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो विद फैमिली रहते हैं, वो इतना पैसा पाकिस्तान नहीं भेजते हैं। ये जो हमारी मिडिल ईस्ट में जो मजदूर हैं, इनकी फैमिली पाकिस्तान में होते हैं और ये जितना कमाते हैं तो 10 रुपए अपने लिए खर्च करते हैं, लेकिन 90 रुपए इधर भेजते हैं। तो वो जो अमेरिका में और यूके में है, वो 90 रुपए जो है ना वो उधर खर्च करते हैं, 10 रुपया यहाँ भेजते हैं। तो हमने उनके लिए क्या किया? देखिए, जितने एडवाइजर लगाए हुए या तो अमेरिका से लेके आए हैं या यूके से लेके आए हैं, उस गरीब मजदूर उनका भी तो कोई एडवाइजर तो लगाते कि उनका हाल तो बता देते हैं। अभी आप मुझे देखे ना, आर्मी चीफ को आपने भेजा है, वो मेहनत समाजत करके सऊदियों का
और आपके जो आपने गन किया वो गन को वो साफ करेंगे। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर अवाम का ये किसी हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुक्मरान जो खुद कहते हैं ये तो सिलेक्टेड हुकूमत है। जब हमने कहा कि ये सिलेक्टेड है तो सिलेक्शन का पता लग रहा है ना। जाहिद खान साहब, जाहिद खान साहब आप ये बताएं, जाहिद खान साहब आप ये बताएं कि अवाम की जो हालत है, मुल्क की जो मुआशी हालत है, अपोजिशन ने भी तो अवाम को जो है वो हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अपोजिशन भी तो कोई प्रोग्राम नहीं दे रही है अभी तक अवाम की बेहतरी के लिए। बिल्कुल सजाद तरीन साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बेहिसी है ये एक बेहिसी मैंने कभी भी नहीं देखा। अब छोटे से छोटे अपोजिशन भी हुआ करते थे तो हुकूमत को एक टफ टाइम देते थे, इस वक्त एक बहुत बड़ी अपोजिशन है। आप तो सारे जानते हैं, अगर आप बहुत पहले से लेकर जब से जमहूरियत शुरू हुई थी तो बहुत छोटी भी अपोजिशन होती थी, हुकूमत को टफ टाइम देता था। ये हुकूमत ये तो एक दिन बयान देते, दूसरे दिन जाके फिर उनके साथ बैठे वही बिल उनके साथ पास कर देते हैं। तो अवाम को क्यों धोखे में रखे? दोनों ने, ये दोनों मुजरिम है, लेकिन हुकूमत ज्यादा इसलिए कि वो हुकूमतरान है और अपोजिशन जो उसकी अपनी कोताहियों से या अपनी मजबूरियों से हो के अवाम के वो मसाइल को उजागर नहीं करते हैं। देखिए असम्बलियों का तो आपको पता है, आप तो कितने अरसे से असम्बलियों को करते हैं, हम भी रहे। असम्बलियों का इस वक्त तो कीर इतना खराब कर दिया कि वो उसका हैसियत ही नहीं रही। अभी मुझे पार्लिमानी निज़ाम का जो हैसियत इस वक्त पार्लियामेंट का है वो कभी दुनिया में ऐसा हुआ है या इससे पहले कभी हुआ है? बहुत सख्त लोग भी आए हैं लेकिन पार्लियामेंट का अपनी हैसियत बरकरार रहा था। अभी इस वक्त पार्लियामेंट का हैसियत आप बिल्कुल जीरो है। पार्लियामेंट में कोई चीज डिस्कस नहीं होते है, ऑर्डिनेंस आते हैं और फिर एक दूसरी अपोजिशन बात करते हैं। जो दो बड़ी पार्टीज है, दो बड़ी पार्टीज ने इस वक्त इस मुल्क में वो जो उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, ये बात सही कहा कि वो ये सहूलतकार बने हुए। भाई आप लोगों ने आवाम को जवाब देना है और आपने हुकूमत के ऊपर तनकीद करना है, हुकूमत को टफ टाइम देना है ताकि आवाम को नहीं कोई रिलीफ मिले। आटा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही, तेल का आपने देखा, पेट्रोल का क्या हाल है, सीमेंट का क्या हाल है। तो इस सूरत हाल में ये अपनी क्या कामयाबियां गिनवाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने वक्त दिया और आपने अहम बात की। मैं तो सजाद तरीन साहब, हुकूमती कारकर्दगी उस पर तनकीद भी होती है। अपोजिशन का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जाहिद खान साहब से कि आपके पास क्या है, और उन्होंने भी जवाब दे दिया। क्या वाकई फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को धोखा दे दिया जो बार बार पीटीआई बात कर रही है? मैं आपको अर्ज करूं कि कई दफ़ा मैंने अपने प्रोग्रामों में ये कहा है कि किसी के पास कोई मुआशी प्रोग्राम नहीं है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई मुतबादल प्लान कि जनाब ये अगर जा रहे हैं तो इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ये इनकी ये मुश्किलात हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, मैं आपको अर्ज करूं, नहीं आज की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी आज की जो पार्टी हैं वो एक ही फ्रेमवर्क में रह के जो IMF का है उसमें कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त कोई ऐसी पार्टी नहीं है, जाहिद खान साहब ने आपके सामने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया, जो मज़ाहमत करे। वो जो उन्होंने कहा ना, जाहिद खान ने बिल्कुल ठीक कहा, छोटी पार्टियाँ होती थी वो तादाद में कम होती थी अपोजिशन में, लेकिन वो मज़ाहमत का हौसला रखते थे, वो मज़ाहमत की सियासत करते थे। जब पाक मुल्क में मज़ाहमत की सियासत हो रही हो तो फिर मज़ाहमती अदब भी क्रिएट होता है, फिर मज़ाहमती शायरी भी होती है, और जब मुल्क में मज़ाहमती सियासत ना हो रही हो फिर कुछ नहीं हो रहा होता। तो हम हुकूमत पे बहुत तनकीद करते हैं और हर प्रोग्राम में हुकूमत की वो करते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपोजिशन के पास कोई नहीं है। और वो जाहिद खान साहब ने जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कही कि वो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, ये बड़ी जो दोनों जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो हुकूमत का इनका सहूलतकार समझते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको एक और अर्ज़ करूँ, कल और आज में देखें कितना फ़र्क है कि क्या पीपल्स पार्टी वाले लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आज जो है वो रमीज़ा अपना नफीसा शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हुकूमत जो एक मनी लॉन्ड्रिंग बिल लेके आ रही है और वो जो है बिल जो है अपना क्या नाम है, लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे और वो लोगों को जो है दहशतगर्दी में और मनी लॉन्ड्रिंग में उन पर हाथ डाला जाएगा। क्या वो लोगों को क्या मेरे धूल झोंक रही है उनकी आंखों में? वो जिस कमेटी ने उस बिल को पास किया है उस कमेटी के सरबराह सेनेटर रहमान मलिक साहब थे। क्या रहमान मलिक साहब पार्टी पॉलिसी वायलेशन कर रहे हैं? तो कौम को यह बताया जाए ना कि कौन कौन फिर वायलेशन कर रहा है। एक तरफ खुद ही जो है वो पार्टी कि बिल मंजूर करा रहे हैं और दूसरी तरफ वो सिंध हाउस में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? आपने दे दिया है, आप मुझे बताएं, आपकी दाखिला कमेटी बिल पास कर रही है और दूसरी जानब आप ये बातें कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे ना हो? ये सारी चीजें तयशुदा हैं
और तयशुदा प्लान के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपको याद होगा जब रहमान मलिक साहब आर्मी चीफ से मिले थे कमर जावेद बाजवा साहब से, तो उन्होंने लाहौर में एक कहा था कि मुझे नहीं पता वो कैसे मिले, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, क्या आप मुझे बताएं। कोई हुई बात, कोई पूछा उन्होंने। फिर दूसरी बात, आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की जब तारीख जो है वो नाकाम हुई थी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस तारीख से 2 दिन पहले मैंने ये कहा था कि अपोजिशन की एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के फलां इलाके में हुई है, फलां घर में हुई है। जब मुझे ये पता था तो इनको नहीं पता था, इन्होंने कहा जी हम तलाश करेंगे कौन है कमेटी। इन सब लोगों को पता है, इन्होंने मिल के जो है, यानी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एक आसान हदफ था और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी अपोजिशन वालों की, लेकिन वो तारीख नाकाम हो गई। तो ये जो सहूलतकार वाली बात है ये बिल्कुल ठीक है, ये मिले हुए मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, मैं समझता हूँ ये चौहान जो बात कर रहे हैं या पीटीआई के दीगर अराकीन भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मौलाना साहब ने ठीक है कोशिश की अपनी जगह पे, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाथ कर दिया है। और नून लीग में मरियम साहबा जो है, मरियम नवाज साहबा, वो हुकूमत के नहीं अपने चचा के खिलाफ तहरीक चला रही है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, बात यह है कि वो मुस्लिम लीग नून की जो बात आपने की, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में तो शेख रशीद साहब बिल्कुल क्लियर कहते हैं ना खुलेआम कि मेरी और उनकी एक पार्टी, और शेख रशीद साहब की पार्टी आपको पता ही है कौन है, और वो कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो मुस्लिम लीग नून में अगर मरियम नवाज ये कोशिश भी करेगी मज़ाहमत की सियासत करने की, तो वो उसको नहीं करने दी जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे पहले वो खामोश रही हैं, वो इसी तरह खामोश रहेंगी जब तक कि हुकूमत की जानिब से खुद कोई ऐसी गलती ना की जाए। जैसे उनको नैब को में बुलाया और उसके बाद पथराव हो गया, अगर आप उस दिन वो बाहर निकल आती तो एक पत्थर अगर उनके सर में लग जाता तो फिर पूरे पंजाब में आप देखिएगा क्या होता। लेकिन वो भी बाहर नहीं निकली, वो भी अंदर बैठी रही हैं। तो मज़ाहमत की सियासत जो बात हम कर रहे थे वो मुश्किल हो गई है, अवाम के लिए कोई नहीं। हर बयानात के हद तक मीडिया ये खेल रहे हैं, और इससे अवाम की जो हालत है, ना अपोजिशन पूछ रही है उसकी, ना जो है हुकूमत पूछ रही है। सर अवाम की हालत आप देख लें कि कितनी अवाम मुश्किलात का शिकार है। आज जो 6 वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उसमें साथ था, उन्होंने कोई ये प्लान नहीं बताया, मैं उसमें मौजूद था उस प्रेस कि अगले 3 साल में वो क्या ऐसे प्लान करेंगे जिसमें अवाम की हालत, माशी हालत बेहतर होगी, आम आदमी की मुश्किलात कम होगी। उनके पास भी कोई रोड मैप नहीं है। अब सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा ये देखा गया है, यकीनन जो आपने भी जिक्र किया है, कि मौजूदा हुकूमत खुद गलतियां कर रही है, खुद अपने नैरेटिव के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, हैंडलिंग के हवाले से खुद एतराफ़ उनके वज़रा कर रहे हैं, खुद उनके मुँह उतरे हुए हैं, उसमें अपोजिशन का कोई किरदार नहीं। गो के बयानात में उसको क्रेडिट लेने की शायद कल को कोशिश की जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तो वो APC मेरे ख्याल में ख़त्म होगी जो ईद के बाद होनी थी, अब तो मुहर्रम आने वाला है, मेरे ख्याल में वो APC भी रह गई। मौलाना साहब उसका शिकवा करते हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन खुद जैसे अभी PTI का जिक्र हो रहा है, आपने एक वजीर का कहा कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है, दूसरी जानिब आप बार बार पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आपके बड़े दोस्त हैं पीपल्स पार्टी में, वहाँ से भी कुछ उड़ान की खबरें आ रही हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि कुछ पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का एक अहम सेनेटर जो है वो हुकूमती पार्टी में जाने के लिए राब्ते में है हुकूमत के साथ, और वो किसी भी पीपल्स पार्टी छोड़कर वो ऐलान कर देगा कि मैं PTI में जा रहा हूँ। ये खुद पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो ऑफ कैमरा ये बातें कर रहे हैं, और वो खुद भी बता रहे हैं कि वो इस हुकूमत के साथ आ रहा है जब वो अपनी साख खो रही है अवाम। जी ये देखें, उनका देखने का अंदाज और है, अवाम का और है, और हमारा और है। और एक बात मैं आपको अर्ज़ दूँ, IPPs की जो आपने बात की, अगर IPPs पे ये कंट्रोल कर लेते हैं, उनको ये कर लेते हैं, इस पे हम कल बात कर लेंगे प्रोग्राम में, तो इस पे IPPs पे बात होनी चाहिए। हुकूमत अच्छा इकदाम कर रही है अगर उनको कर ले तो, अगर उसको कर ले ये एक अच्छा इकदाम है। चलें, ये आपने तारीफ़ व तौसीफ़ कर दी। नाज़रीन, आपने यकीनी तौर पर ये गुफ्तगू सुनी। सियासी तौर पर हमें तमाम सियासतदानों से अवाम को गिला है, हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, महंगाई बेरोजगारी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, और अपोजिशन की जानिब से भी कोई इस किस्म की मज़ामत नहीं है, सिर्फ बयानात की हद तक मामलात चल रहे हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो इस सतह पे बहरहाल ये कोई अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में इस पर सियासतदानों को होश के नाखुन ज़रूर लेने चाहिए, अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।